हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6, 7 एंड 8 ऑफ दिसंबर को आप लोगों का यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो चुका है। 3 दिन आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है एंड 4th डे का एग्ज़ाम आपका होने वाला है कल, यानी कि 11 ऑफ दिसंबर को। इन 3 दिन जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ, दोनों ही शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ एंड इन शिफ्ट के एग्ज़ाम से जो स्टूडेंट का फीडबैक सामने आया है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इन तीनों दिन पूछे गए, जैसे कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस पूछे गए, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए, फैलेसीज पर आपके क्वेश्चंस पूछे गए तीनों ही दिन। इसके अलावा बहुत ही मेजर टॉपिक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस पूछे गए, न्याय, फिलॉसफी, प्रोटोकॉल, इन सारे टॉपिक से आपके तीनों ही दिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पूरे चांसेस हैं कि आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, कल जो एग्ज़ाम होने वाला है या उसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज़ उनके साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देख पाएँ। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट PDF शेयर करती रहती हूँ। उसके साथ ही जो भी अपडेट होती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर PhD एंट्रेंस से रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड आपको टाइम पर हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर आप जून वाले एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हो, तब भी ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया हैज़ गिवन स्पेशल एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर। एजुकेशन एंड मैन पावर पर एम्फेसाइज किस 5 ईयर प्लान में किया गया? थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना या फिर 5th 5 ईयर प्लान, किसमें एजुकेशन एंड मैन पावर पर फोकस किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 4th 5 ईयर प्लान जो था उसमें एजुकेशन एंड मैन पावर यानी कि शिक्षा और जनशक्ति पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, अब बाकी के जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, बिकॉज इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 1951 से 1956 और इसमें एम्फेसाइज किया गया एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। सेकेंड 5 ईयर के प्लान की अगर बात करें तो 1956 से 1961 इसका टाइम पीरियड रहा और इसमें बेसिक एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका रहा 1961 से 1966 और इसमें एम्फेसाइज किया गया रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन मैन पावर, यानी कि मैन पावर को ट्रेन करने की बात की गई। फोर्थ 5 ईयर प्लान, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें एम्फेसाइज किया गया एजुकेशन एंड मैन पावर पर। 5th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट करना बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि जनरेशन को एम्प्लॉय देना, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन एंड पॉपुलेशन का कंट्रोल, इन सारी चीज़ों की बात की गई 5th 5 ईयर प्लान में। 6th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? यूटिलाइजेशन की बात की गई एग्जिस्टिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की बात की गई कि एजुकेशनल सिस्टम की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन की जो सर्विस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। इन सारी चीज़ों की बात की गई आपके 6th 5 ईयर प्लान में। तो ये मेजर 5 ईयर प्लान्स हैं, इनको आप लोग अपने पास अच्छे से नोट कर लेना। इसके अलावा आप सारे 5 ईयर प्लान का यहाँ पर टाइम पीरियड देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या जिसको ZPD भी कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है? रेंज ऑफ स्किल्स दैट अ स्टूडेंट कैन मास्टर इंडिपेंडेंटली। वाइगॉस्की से क्वेश्चन अभी तक तीनों शिफ्ट में आई थिंक नहीं पूछा गया है, बट जो टॉपिक्स नहीं पूछे गए हैं अभी तक, क्योंकि आपका 2 या 3 दिन एग्जाम होने के बाद आपका लेवल और ज़्यादा हाई होता रहता है। मतलब जैसे कि 3 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो चौथे दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसमें एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा चेंज होगा। तो आगे इन क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस हैं। पियाजी की थ्योरी भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वाइगॉस्की से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लर्निंग थ्योरीज का पार्ट है। तो ZPD का क्या मतलब है यहाँ पर आपको ये बताना है। रेंज ऑफ स्किल्स दैट अ स्टूडेंट कैन मास्टर इंडिपेंडेंटली, यानी कि
कौशलों की श्रेणी जिसमें एक छात्र स्वतंत्र रूप से महारत हासिल कर सकता है। क्या ये होता है ZPD? या फिर रेंज ऑफ स्किल्स दैट अ स्टूडेंट कैन मास्टर विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर। एक रेंज होती है स्किल्स की जो स्टूडेंट मास्टर कर सकता है एक दूसरे पर्सन की हेल्प से, उसको आप कहते हो ZPD। या फिर डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट्स एक्चुअल, यानी कि स्टूडेंट की एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके बीच ये डिफरेंस होता है, यानी कि किसी छात्र के विकास के वास्तविक और संभावित स्तरों के बीच अंतर को आप कहते हो ZPD। या फिर रेंज ऑफ स्किल्स दैट अ स्टूडेंट कैन मास्टर विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन चारों में से आपको बताना है आंसर क्या होगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से आंसर करना है और उसके बाद देखना है मैं क्या आंसर बताती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। खुद से आंसर कीजिए एंड देन देखिए मैं क्या आंसर बताती हूँ। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, अगर आपको ZPD का अच्छे से मतलब पता है तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब ZPD का मतलब क्या है उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखो, वाइगोस्की ने किस चीज़ की बात की? वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में बताया कि एक बच्चा, उसके अंदर खुद इतनी एबिलिटी होती है कि वो कुछ चीज़ों को खुद बिना किसी की हेल्प से खुद सीख सकता है, और उसको हम कहते हैं ZAD, यानी कि जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो कि वो खुद सीख सकता है जिन चीज़ों को, व्हाट आई कैन डू, जो बच्चा खुद कर सकता है। एक ये होता है कि बच्चा खुद तो कर सकता है अकेले, वो तो हो गया जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है, वो बहुत सी चीज़ों को सीख सकता है अगर उसकी कोई हेल्प करे तो जहाँ तक वो किसी दूसरे की हेल्प से सीख सकता है वो एरिया हुआ ये। ठीक है, तो जो वो खुद सीख सकता है वो एरिया, और जहाँ तक वो किसी दूसरे की हेल्प से सीखने की कैपेसिटी रखता है या काबिलियत रखता है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि एक बच्चे के अंदर काबिलियत है कि वो यहाँ तक तो खुद सीख सकता है, ये ग्रीन वाला जो है यहाँ तक उसकी खुद के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो खुद सीख सकता है चीज़ों को। बट अगर कोई दूसरा पर्सन, जिसको हम कहते हैं MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे कि आपके पापा आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं, आप खुद साइकिल नहीं चला पाते हो लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्वालिटी है कि आप साइकिल चलाना सीख सकते हो अगर आपके पापा हेल्प करते हैं तो जो पर्सन आपकी मदद करता है आपके एक्चुअल डेवलपमेंट से आपके पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए, उसको आप कहते हो MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। और ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कैपेसिटी रखता है अगर कोई उसकी हेल्प करे तो, और इसी को वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कहा गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द साइकिल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? डेविड कोल्ब के द्वारा। अब डेविड कोल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल के कौन कौन से स्टेप्स दिए, इनको आपको सीक्वेंस से अरेंज करना है। कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कराया था क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, पहले आप कंक्रीट एक्सपीरियंस करते हो। आपको कोई चीज़ सीखनी है, जैसे आपको कार चलानी सीखनी है तो पहले, या फिर आपको मिट्टी के बर्तन बनाने सीखने हैं तो आप पहले जाकर देखोगे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है वो किस तरीके से बर्तन बना रहा है। आपने कंक्रीट एक्सपीरियंस किया, आपने उसको देखा वो किस तरीके से बर्तन बना रहा है। ठीक है, आपने उसको देखा, उसके बाद आप उस पर रिफ्लेक्ट करोगे, आप उस पर सोचोगे कि इसने किस तरीके से मिट्टी को इस पर रखा, किस तरीके से हाथों को घुमाया, कैसे शेप दिया। तो आपने रिफ्लेक्ट किया, जो भी चीज़ आपने कंक्रीट ऑब्जर्वेशन किया, कंक्रीट एक्सपीरियंस किया, उस पर आप रिफ्लेक्ट करते हो। रिफ्लेक्ट करने के बाद आप अपने माइंड में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बना लेते हो कि मुझे भी अगर बनाने हैं बर्तन तो मुझे इसी तरीके को फॉलो करना है, मुझे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों को मुझे इग्नोर करना है, जिन चीज़ों को नहीं करना है, जो गलतियाँ नहीं करनी है। आपने अपने माइंड में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बना लिया। ठीक है, उसके बाद आप खुद से बर्तन बनाते हो, यानी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। तो ये होते हैं चारों स्टेप्स डेविड कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। तो इसका सही सीक्वेंस क्या हुआ? ABCD, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। इसको आप पढ़ भी सकते हो। सबसे पहले आएगा कंक्रीट एक्सपीरियंस,
फिर आएगा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप रिफ्लेक्ट करते हो जो भी चीज़ आपने देखी, उसके बाद आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेते हो एंड देन आप एक्सपेरिमेंट करते हो एक्टिवली जो भी चीज़ आपको सीखनी। ठीक है, 1980s में ये थ्योरी दी गई डेविड कोल्ब के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विद फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। यहाँ पर बात हो रही है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स की और आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज फोकस इज ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। क्या इंडिपेंडेंट लर्नर्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं या फिर परसीव करते हैं ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट का ग्लोबल एस्पेक्ट भी वो देखते हैं। प्रीफर करते हैं कॉम्पीट करना, यानी कि उनको पसंद होता है प्रतिस्पर्धा करना, या फिर वो अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको खुद से ऑर्गेनाइज करना पसंद करते हैं या कर सकते हैं। लाइक्स टू कॉपरेट, या फिर वो सहयोग करना पसंद करते हैं। इसमें कौन सा सही आंसर होगा इंडिपेंडेंट लर्नर्स से रिलेटेड? तो इंडिपेंडेंट लर्नर्स का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। डिपेंडेंट लर्नर वो होते हैं जो पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंड करते हैं, जिनको जो टीचर ने कह दिया वही हो गया, वो खुद से एक्सप्लोर नहीं करते हैं चीज़ों को, वो जितना टीचर बता देता है बस इतना करते हैं। उनको नहीं पता होता कि हमें खुद से कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से क्या करना है, वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ टीचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं उनको हर चीज़ की गहराई में जाना पसंद होता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उनको कंपटीशन पसंद होता है बिकॉज उनको कॉन्फिडेंट होता है अपने ऊपर, अपनी लर्निंग पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है, तो वो कॉम्पीट करना भी पसंद करते हैं और उनको पता होता है कि हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जानकारी है, उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो होते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ठीक है, तो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन की जो बात करते हैं वो करते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। और कॉपरेशन की बात भी करते हैं डिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला डिपेंडेंट से रिलेटेड है और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो भी डिपेंडेंट से रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी, सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं वो हर कॉन्सेप्ट का ग्लोबल एस्पेक्ट देखते हैं, उनको कॉम्पीट करना पसंद होता है और वो खुद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट वाला है ये रिलेटेड है आपका डिपेंडेंट से, इसीलिए ए और ई को आप एलिमिनेट कर दोगे और आंसर आपका आ जाएगा बी, सी एंड डी ओनली। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको भी आप देख सकते हो, ताकि आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो डिपेंडेंट लर्नर होते हैं वो पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए उनको कॉपरेट करना पसंद होता है। वो अपनी लर्निंग से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकते खुद, उनको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का भी पता नहीं होता, अपनी क्लासरूम लर्निंग को वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पर फोकस करते हैं। उनको लगता है कि जो टीचर है वो ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है उनकी लर्निंग के लिए, उनको नहीं पता होता कि हम और कितने अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होते इतना जो कॉम्पीट कर पाएँ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं वो इसके बिल्कुल उल्टा होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इससे बिल्कुल, क्योंकि ये सेल्फ रिलायंट होते हैं। इनको पता होता है कि हमें अपनी लर्निंग से रिलेटेड क्या डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पूरी जानकारी होती है इंडिपेंडेंट लर्नर्स को, एंड वो अपनी क्लासरूम लर्निंग को रियल वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल्स, इसका ग्लोबल एस्पेक्ट वो देखते हैं कि वैश्विक तौर पर इन चीज़ों का क्या यूज़ है, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी खुद की लर्निंग की, एंड वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को खुद, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उनको हर चीज़ की जानकारी होती है। ठीक है, उनको अपनी स्ट्रेटजी पता होती है लर्निंग की, और वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लर्निंग से रिलेटेड, इसलिए वो कॉम्पीट करना भी पसंद करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट लर्नर्स के बारे में। अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है, आपको बताना है थिंकिंग हेड सिस्टम और उसके कॉन्सेप्ट आइडियाज़, क्या मैचिंग होगी। वाइट हेड, रेड हेड, ब्लैक हेड एंड ग्रीन हेड, ये 4 हेड आपको दिए गए हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इसको किस तरीके से याद रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आपका वो गलत ना हो। ठीक है, सीटेट में ये पूछा जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन आजकल नेट में भी 1-2 बार पूछा गया है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो याद करने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रीन से, ग्रीन हेड।
ग्रीन को आपको किससे कनेक्ट करना है? नेचर से। जैसे कि नेचर में आप कितनी क्रिएटिविटी देखते हो, आप बटरफ्लाइज देखते हो, कितनी कितनी तरीके की, कितनी कितनी रंग बिरंगी बटरफ्लाइज होती हैं, पहाड़ होते हैं, झील होती हैं, नदियाँ होती हैं, झरने होते हैं, कितनी क्रिएटिविटी है हमारी प्रकृति में। और हमारी प्रकृति कैसी होती है? ग्रीन। तो जहाँ पर भी क्रिएटिविटी की बात आएगी तो आप किससे कनेक्ट करोगे? ग्रीन के साथ। ग्रीन हो गया हमारा, डी का हो गया 3। ठीक है, डी का 3 देखो एक में ही है, इससे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। बाकी ब्लैक हेड को आप कैसे याद रखोगे? जैसे आप ब्लैक कलर को कहते हो अंधकार, अंधकार को आप किससे कनेक्ट करोगे? निगेटिविटी। इस तरीके से ब्लैक हेड यानी कि ब्लैक कलर यानी कि अंधकार, और अंधकार किस चीज़ का प्रतीक हम मानते हैं? निगेटिविटी का। तो जहाँ पर भी लॉजिकल निगेटिव होगा वो होगा आपका ब्लैक हेड। ये मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ ताकि एकदम से आप आंसर कर सको। अब सी का हो गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ पर भी सी का 1 है। अब देखते हैं रेड हेड। रेड हेड का क्या मतलब होता है? रेड हेड आप कैसे याद रखोगे? जैसे कि हमारे हर्ट का कलर रेड होता है और हर्ट में हमारे इमोशंस होते हैं, हम इमोशनल होते हैं। तो रेड हेड जहाँ पर भी आएगा तो आप किससे कनेक्ट करोगे? इंट्यूशन एंड इमोशन से। रेड हेड इससे याद रख लेना कि रेड हर्ट भी हमारा रेड होता है और रेड हेड किससे कनेक्ट होगा? इमोशंस के साथ। ठीक है, बी का क्या हो गया हमारा 4। देखो बी का 4। अब बचा ए का है यहाँ पर 2। वाइट हेड हमारा रिलेटेड होगा नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो जहाँ पर भी फैक्ट की बात आ जाएगी, इंफॉर्मेशन की बात आ जाएगी, वो क्या होगा? आपका वाइट हेड। अब आपको आई होप याद हो गया होगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। वाइट हेड किससे रिलेटेड होता है? इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डेटा, इससे रिलेटेड होता है हमारा वाइट हेड। रेड हेड हमारी फीलिंग्स, हमारे इंट्यूशन, हमारे इमोशन, हमारा थॉट प्रोसेस, इससे रिलेटेड होता है। ब्लैक हेड किससे रिलेटेड होता है? ब्लैक हेड हमारा रिलेटेड होता है निगेटिव से। ठीक है, जहाँ पर भी निगेटिव देखोगे आप वहाँ पर ब्लैक हेड मार्क कर देना। इट इज़ यूजुअली अ गुड आइडिया टू इंक्लूड अ ब्लैक हेड थिंकर इन दी प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। ग्रीन हेड की अगर बात करें तो ग्रीन हेड किससे रिलेटेड होता है? हमारा न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी की जहाँ बात हो रही है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की, मतलब तरह तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्रिएटिव हैं हम, क्रिएटिव थिंकिंग है हमारी, तो वो किससे रिलेटेड होगा? हमारे ग्रीन हेड से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। अब आपको बताना है प्रतिभाशाली छात्र कौन होते हैं। आराम से पढ़ेंगे सारे। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, क्या वो अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं? या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, वो मतलब शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, उनको टीचर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है गिफ्टेड स्टूडेंट्स को? ऐसा भी नहीं होता है। इंट्रोवर्ट इन नेचर, क्या ऐसा होता है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा लोगों के साथ खुल के बात नहीं कर पाते? ऐसा भी नहीं होता है, बिकॉज आपको पता है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, बातों की गहराई तक जाना, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है, ना कि इंट्रोवर्ट। नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, तो ऐसा भी नहीं होता क्योंकि उनको पता होता है उनकी नीड्स क्या हैं, किस तरीके से फुलफिल करनी है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि उनको क्या निर्णय लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब गिफ्टेड स्टूडेंट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, वो भी आप देख लीजिए। दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, ये अपना जजमेंट खुद लेते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर टीचर्स, क्योंकि टीचर से इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि टीचर्स तो गाइड करते हैं ना, बिना टीचर के, कहते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो टीचर्स की तो नीड होती ही है स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं तो उसको किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। टीचर्स उनको गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं बेटा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को भी टीचर्स की नीड होती है। नॉट इंट्रोवर्ट होते हैं, बल्कि ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों के साथ बातचीत करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। तो ये इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। हाईली असर्टिव अबाउट देयर नीड्स एज दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर नीड एंड डू लाइक टू वर्क हार्ड टू फुलफिल देम। इनको पता होता है हमारी ज़रूरतें क्या हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये पूरी कोशिश भी करते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स गिफ्टेड लर्नर की। अब आगे से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि गिफ्टेड लर्नर का मतलब होता क्या है। आगे देखते हैं। व्हेन अ पर्सन इग्नोर्स अ पोजीशन ऑन एन इशू एंड इंस्टेड exaggerates, misrepresents or create a distorted version of that position, we call this a। जब कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर
किसी स्थिति को नज़रअंदाज करता है और इसके बजाय उस स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या विकृत संस्करण बनाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं। फैलेसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, तो फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही फैलेसीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप जून एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। एंड दोनों फैलेसीज की मैंने 2 अलग अलग क्लासेस ली थी। एक में मैंने समझाया था फॉर्मल फैलेसीज, एक में मैंने समझाया था इनफॉर्मल फैलेसीज। दोनों क्लासेस को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना है, बिकॉज अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और उसी में एक आता है आपका फैलेसी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोमैन फैलेसी होगा, पोस्ट होक फैलेसी होगा, 2Q फैलेसी होगा, या फिर अपील टू पिटी होगा। तो देखो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स्ट्रोमैन फैलेसी, क्योंकि पोस्ट होक फैलेसी का क्या मतलब होता है, आफ्टर दिस, देयरफॉर, बिकॉज ऑफ दिस। अगर कोई घटना किसी घटना के बाद घटित होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये उस पहले वाली घटना की वजह से हुई है। जैसे कि किसी ने लॉटरी जीती, लॉटरी जीतने के बाद उसकी चोरी हो गई, अगली बार अगर वो लॉटरी जीतेगा तो वो ये कहेगा कि लास्ट टाइम मैंने लॉटरी जीती थी तो मेरी चोरी हुई थी, इस बार भी कहीं मेरे साथ ऐसा ही ना हो जाए। यानी जो बाद में जो घटना हुई, पहले वाली घटना को आपने कारण मान लिया कि पहले की वजह से दूसरी वाली घटना हुई है, वो होता है हमारा पोस्ट हॉक फैलेसी। जो कि जबकि यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही, यहाँ पे तो किसी स्थिति या व्यक्ति के मुद्दे को नज़रअंदाज करने की बात की जा रही है। ठीक है, 2Q आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा और अपील टू पिटी भी, यहाँ पर दया की कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ आपका सीधा सा आंसर है स्ट्रोमैन फैलेसी। जब हम दूसरे की बात को, उसके मुद्दे को नज़रअंदाज करते हैं और गलत तरीके से उसकी बात को पेश करते हैं, यानी एक तरीके से उस पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ये नहीं, आप तो ये कहना चाहते हो, आप तो ये नहीं, आप तो ये कह रहे हो, आपका तो सीधा सीधा मतलब ये है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो वो होता है हमारा स्ट्रोमैन फैलेसी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। When a person ignores a position on an issue and instead exaggerates, misrepresents or creates a distorted version of that position, we call this a strawman fallacy. देखो जैसे ये कोई पर्सन है, ये बोल रहे हैं द स्कूल लंच बजट मस्ट बी एग्जामिन टू कट आउट वेस्ट। मतलब इन्होंने ये बात बोली, ये प्रिंसिपल मान लीजिए आप, इन्होंने ये कहा कि जो स्कूल का लंच बजट है उसको हमें देखने की ज़रूरत है ताकि हम जो एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है उसको हम कर पाएँ और पूरा यूटिलाइज कर पाएँ रिसोर्सेज को। इन्होंने ये बात बोली। अब ये जो पर्सन हैं ये थोड़े से ऐंठू टाइप के हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो बंदा है ये तो हमारे बच्चों को भूखा मार देगा। मतलब इन्होंने तो बात कही सही पॉजिटिव, लेकिन इन्होंने इस बात को निगेटिव तरीके से पेश किया। इन्होंने कहा कि ये तो भाई हमारे बच्चों को भूखा मार देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई दूसरे की बात को, तो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रोमैन फैलेसी। आई होप अब आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन फैलेसी इन विच अ डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑब्सक्योर एन अपोनेंट्स पोजिशन। यानी निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के अप्रासंगिक निष्कर्ष भ्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रतिद्वंदी की स्थिति को अस्पष्ट करने के लिए एक ध्यान भटकाने वाला तत्व पेश किया जाता है। मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पर भी आपको ध्यान भटकाने वाला तत्व ये वर्ड मिल जाए हिंदी में और इंग्लिश में आपको मिल जाए डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट, ये मैंने आपको कीवर्ड बताया था कि जहाँ पर भी डिस्ट्रैक्ट करने की बात आएगी वहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर होगा रेड हेरिंग फैलेसी। मैंने इसका बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि एक बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ मार्केट जाता है और मार्केट में जाने के बाद वो अपनी माँ से ज़िद करता है मुझे ये टॉय लेना ही है। अब वो बार बार ज़िद कर रहा है। अब उसकी माँ, उसकी मदर क्या करती है, वो उससे कहती है बेटा तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे लिए खाने में क्या बनाया है, आज मैंने तुम्हारे लिए खाने में पिज़्ज़ा बनाया है या फिर बर्गर बनाया है, ठीक है, या फिर पनीर बनाया है। तो उसने क्या किया, उस बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि मेन मुद्दे से उसका ध्यान हट जाए और दूसरी तरफ लग जाए। तो जहाँ पर भी डिस्ट्रैक्ट करने की बात आएगी, ध्यान भटकाने की बात आएगी, वहाँ आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा रेड हेरिंग फैलेसी। ठीक है, बस इतना सा आप लोग याद रखना तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, इफ इट रेन्स देन द ड्रॉट विल एंड। यदि वर्षा हो जाए तो सूखा समाप्त हो जाएगा। द ड्रॉट हैज़ एंडेड, सूखा समाप्त हो चुका है।
देयरफॉर इट रेन्ड, इसलिए बारिश हुई। विच काइंड ऑफ फैलेसी डज दिस कमिट, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी फैलेसी हुई। डिडक्टिव फैलेसी, इंडक्टिव, एबडक्टिव एंड इनफॉर्मल फैलेसी। देखो इनफॉर्मल फैलेसी तो बहुत सारी होती हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये एक फैलेसी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी होती हैं, सीधा इनफॉर्मल फैलेसी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एबडक्टिव की बात हो रही है। मैंने एक क्लास ली थी आपकी, 1 घंटे के अप्रॉक्स वो क्लास है, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, रिवीजन क्लास थी वो भी, आपको लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिडक्टिव जो फैलेसी होती है, डिडक्टिव जैसा कि आप सभी जानते हो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम चलते हैं डिडक्टिव फैलेसी में। अब यहाँ पर सीधा सीधा जनरल स्पेसिफिक तो लिखा हुआ है नहीं, हमें दे दिया, क्या दे दिया, हमें दे दिया एग्जाम्पल। तो अब इससे हम कैसे पहचान करेंगे? देखो जब भी कोई ऐसी बात कही जाए जो कि जनरल होती है, जैसे कि हमेशा सच बोलना चाहिए या फिर ईमानदार व्यक्ति के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, इस तरह की बातें जो जनरल टर्म्स हैं, जो सब जानते हैं, सब मानते हैं, अगर उससे कोई बात स्टार्ट हो रही है और स्पेसिफिक किसी चीज़ पर बात आ रही है तो वो आपका हो जाता है डिडक्टिव। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि बारिश हो जाए तो सूखा समाप्त हो जाएगा। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो सूखा समाप्त हो जाता है। ये बात सबको पता है कि जहाँ पर बारिश हो जाएगी वहाँ पर सूखा समाप्त हो जाएगा, ये एक जनरल बात है। जनरल से हम स्पेसिफिक पर आ रहे हैं कि द ड्रॉट हैज़ एंडेड देयरफॉर इट रेन्ड। अब देखो सूखा समाप्त हो गया है इसलिए बारिश हुई होगी, तो हमने क्या किया कि पहले हमने ये कह दिया कि जब बारिश होती है तो सूखा समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जैसे जब बादल आते हैं तो बारिश होती ही है, काले काले बादल हैं तो बारिश होती है, काले बादल होते हैं मतलब बारिश होती है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब आज काले बादल हैं इसलिए आज बारिश होगी, ये हमने कह दिया स्पेसिफिक, आज से कनेक्ट कर दिया, तो वो भी क्या होगा आपका डिडक्टिव। इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डिडक्टिव। इंडक्टिव में हम कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम जनरल टर्म पर आएंगे, कोई जनरल स्टेटमेंट बोलेंगे, वो होगा आपका इंडक्टिव। एंड एबडक्टिव में क्या होता है? एबडक्टिव में हम आधी अधूरी बात पर कंक्लूजन दे देते हैं, पूरी बात पता नहीं होती लेकिन हम आधी अधूरी बात पर ही एक बेस्ट प्रेडिक्शन दे देते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं, वो होता है आपका एबडक्टिव। वो भी एक फैलेसी है यानी कि त्रुटि है। आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर फॉर द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। एक तो ये होता है एग्जाम में जल्दी जल्दी में हम ये भूल जाते हैं कि ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटेटिव को हम एग्जाम में क्वांटिटेटिव समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ सिमिलर टर्म हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा क्वेश्चन में नोट ज़रूर देख लेना कि नॉट पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। ये चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन को गलत करा देती हैं, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में हम सही से पढ़ नहीं पाते और ये चीज़ें हमारी सिली मिस्टेक्स बन जाती हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखा कीजिए एग्जाम में। यहाँ पर आपसे क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो NVIVO होगा, R होगा, SPSS होगा, या स्टेटा होगा। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स और क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपके तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। आप इस चैनल पर शॉर्ट्स ज़रूर देखा कीजिए, बिकॉज वहाँ पर मैं आपको जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर जो हमारा R है, SPSS है एंड स्टेटा है, ये तीनों ही डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये हैं क्वांटिटेटिव ना कि क्वालिटेटिव। ये तीनों क्या है? क्वांटिटेटिव। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव होता है हमारा NVIVO, इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। NVIVO इज द क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। अब बाकी के जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं वो है मैक्स QDA, NVIVO, एटलस, QDA माइनर, क्वर्कोस, डेडोस, टगेट, मंकी लर्न एंड रावंस आई। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप अच्छे से अपने पास नोट कर लेना, आगे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्टैटिस्टिकल पैकेजेस। अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो स्टैटिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, यहाँ पर इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, क्योंकि स्टैटिक्स हमारी कहाँ यूज़ होती है? क्वांटिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? SPSS, SAS, स्टेटा या फिर R या फिर एनोवा, ये आपको बताना है।
हिंट तो आपको मिल ही गया होगा क्योंकि मैंने ये खुद ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। कौन सा सही आंसर को देखो, जो एनोवा होता है ना वो आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है आपके डेटा को एनालाइज करने की, जैसे टी टेस्ट, अनोवा, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर। तो ये आपके किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, इसीलिए ये सी ऑप्शन जहाँ भी लिखा हुआ है उसको आप कट कर दीजिए और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, और बाकी के ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, आपके क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स के नेम हैं। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में आपका आता है SPSS, एक्सेल, स्टेटा, SAS, JMP, MATLAB, पाइथन एंड R। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं तो आपको याद रहने चाहिए एग्जाम में, इनको अच्छे से अपने पास नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्याया द आर्ग्यूमेंट साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड कमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी। न्याय के अनुसार ये तर्क कि ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से कौन सी फैलेसी होगी। आपको इसी तरीके के बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं न्याय फिलॉसफी में मिल जाएंगे, जैसे कि साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, जैसे ये लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर आप कैसे पहचान करोगे। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, विरुद्ध। विरुद्ध फैलेसी का क्या तरीका है आपको पहचानने का। देखो विरुद्ध का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। विरुद्ध, जैसे कि विरुद्ध का क्या मतलब है, यानी कि दो चीज़ें जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एक दूसरे का विरोध करती हैं। ये हिंदी में लिख रहे हैं ना, विरोधाभासी। तो जो दो चीज़ें एक दूसरे का विरोध करती हैं। फैलेसी में हम किस किस का देखते हैं, देखो एक होता है मिडिल और एक होता है मेजर टर्म। मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, व्याप्ति या फिर इनफ्रेंस। ठीक है, अब विरुद्ध में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म और मेजर टर्म होता है ये आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे हमने मिडिल टर्म, मेजर टर्म, जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जो वेस्टर्न लॉजिक है, उसमें हमने देखा था एक माइनर टर्म, एक मेजर टर्म, एक मिडिल टर्म। ऐसे ही आपके न्याय फिलॉसफी में जो ये एक स्टेटमेंट होता है, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा है मिडिल टर्म, कौन सा है मेजर टर्म एंड कौन सा है माइनर टर्म। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखते हो कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म का रिलेशन बिल्कुल सही बन रहा है या नहीं। अगर एक दूसरे के विरोधी हैं, वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा विरुद्ध फैलेसी। इसको मैं अभी एग्जाम्पल से आगे आपको समझाऊंगी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विरुद्ध। क्यों होगा विरुद्ध, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एटर्नल, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्रोड्यूस। सबसे पहले चीज़, बिकॉज के बाद जो भी आएगा वो होगा आपका मिडिल टर्म। यहाँ पर प्रोड्यूस है, ये हुआ आपका मिडिल टर्म। और जो सबसे पहले आएगा वो होगा आपका माइनर टर्म, और जो उसके बाद आएगा वो होगा आपका मेजर टर्म। तो साउंड है यहाँ पर माइनर टर्म, एटर्नल है यहाँ पर मेजर टर्म, और प्रोड्यूस है मिडिल टर्म। अब जो हमारा मेजर टर्म और मिडिल टर्म, इन दोनों का जो कनेक्शन है ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। बिकॉज जो चीज़ एटर्नल है, जो शाश्वत है, जैसे कि भगवान शाश्वत है, क्या आपको पता है कि उसकी उत्पत्ति कब हुई, क्या आप बता सकते हो। जो चीज़ शाश्वत है उसका उत्पन्न होना तो आप बता ही नहीं सकते। जो चीज़ शाश्वत है वो उत्पन्न क्यों होगी, क्योंकि जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसका एंड भी होता है, लेकिन एटर्नल चीज़ों का कभी एंड होता नहीं है। तो ये जो दोनों ही बातें हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधी हैं। और जहाँ पर भी मेजर टर्म और मिडिल टर्म आपस में एक दूसरे के विरोधी होंगे, वहीं पर आपका सही आंसर हो जाएगा विरुद्ध, यानी कि एक दूसरे को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। अब आप इसको समझ लीजिए, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट, आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है, स्टेटमेंट के जो स्टार्टिंग में आएगा उसको हम कहेंगे माइनर टर्म। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे कि पहले हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे होते हैं ना, यानी कि पहले शुरुआत होती है माइनर से। पा से पहला, पा से पक्ष, माइनर टर्म को ही हम कहते हैं पक्ष। पा से पहला वर्ड, पा से पहला, पा से पक्ष, और क्योंकि शुरुआत होती है छोटे से तो माइनर। ऐसे आप याद रखोगे कि जो सबसे पहला होगा उसको हम पक्ष कहेंगे, और पक्ष ही कहलाता है माइनर टर्म। एक चीज़, क्योंकि कई बार ये ही पूछ लेते हैं आपसे कि पक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम होता है माइनर टर्म। दूसरी चीज़, पहले माइनर टर्म के बाद क्या आता है, हमारा मेजर टर्म। ये जो है ये है हमारा मेजर टर्म, और मेजर टर्म को हम कहते हैं साध्या। ठीक है, और बिकॉज के बाद जो आता है, जैसे ये बिकॉज है, बिकॉज के बाद जो आता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म को हम कहते हैं हेतु, और हेतु को ही कहा जाता है रीज़न। ठीक है, तो चाहे रीज़न कहा जाए,
या हेतु कहा जाए या मिडिल टर्म कहा जाए, तीनों का ही क्या नाम होगा, सेम। तो जो बिकॉज के बाद हमारा आता है वो क्या होता है, हमारा मिडिल टर्म या हेतु या रीज़न। सबसे पहले आता है हमारा माइनर टर्म, जिसको हम पक्ष भी कहते हैं, पा से पहला, पा से पक्ष, और पक्ष के बाद हमारा आता है साध्या यानी कि मेजर टर्म। अब इतना आपका हो गया। अब ये जो मेजर टर्म होता है और जो मिडिल टर्म होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर एक दूसरे में विरोधी है, वहीं पर आपका हो जाएगा विरुद्ध फैलेसी। एटर्नल चीज़ कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे। ये जो स्टेटमेंट है ये सारी फैलेसी में अप्लाई होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। हर एक स्टेटमेंट का पहला वर्ड होगा आपका माइनर टर्म, उसके बाद आएगा मेजर, एंड बिकॉज के बाद जो भी आएगा वो होगा आपका मिडिल टर्म। ये सारे ही एग्जाम्पल्स पर लागू होगी ये चीज़, इसीलिए आपको इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज आपसे हेतु पूछ सकते हैं, साध्या पूछ सकते हैं, पक्ष पूछ सकते हैं। एक ही स्लाइड में मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी हैं। न्याय फिलॉसफी से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए अभी हाल ही में। तो न्याय फिलॉसफी में हमारे 5 काइंड ऑफ फैलेसी की बात की जाती है। सव्य विकारा या सव्य विचारा, सेकंड विरुद्ध, उसके बाद सत प्रतिपक्ष, असिद्धा एंड बधिता। इसको आपको सीक्वेंस से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। और हर फैलेसी के नीचे मैंने उसका वो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है जो कि मोस्टली पूछा जाता है, बिकॉज ज़्यादातर जो होता है यही एग्जाम्पल्स आपके रिपीट होते हैं। तो आपको इन एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से याद रखना है। जैसे कि साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, ये किससे रिलेटेड है, सव्य विकारा से, ये सव्य विचारा से रिलेटेड है। सव्य विचारा का मतलब होता है फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडिल। ये जो आपके ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं ना हर फैलेसी के आगे, कई बार डायरेक्ट यही वर्ड आपको लिखे हुए दिखाई देंगे और आपसे मैचिंग में क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो आपको नाम भी याद रखने हैं पांचों फैलेसी के। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको कहा क्या जाता है, और साथ ही आपको इसके जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इस रेड कलर से, ये भी आपको सबको याद होना चाहिए। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। मैं आपकी एक क्लास लूँगी हेत्वाभाषा की, क्योंकि अभी तक मैंने हेत्वाभाषा नहीं पढ़ाया है, लेकिन हेत्वाभाषा की क्लास में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इतनी अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग करा दूंगी कि आपको कभी भी हेत्वाभाषा के टॉपिक से डर ही नहीं लगेगा, आपका डर ही निकल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं। सव्य विचारा का मतलब होता है फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडिल। इर्रेगुलर का मतलब जिसका एक किसी कभी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर जो नहीं पहुंच पाता है। देखो हमने क्या समझा कि मिडिल टर्म और मेजर टर्म इन दोनों का रिलेशन आपस में बनता है। हमारा जो मिडिल टर्म होता है वो होता है लास्ट वाला यानी बिकॉज के बाद, और जो बिकॉज से पहले होता है वो होता है हमारा मेजर टर्म। इन दोनों के रिलेशन को ही तो हम देखते हैं। लेकिन सव्य विचारा में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म है वो इस मेजर टर्म के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, हमेशा रिलेशन बनता है मिडिल टर्म और मेजर टर्म का। लेकिन इस यहाँ पर फैलेसी क्यों हुई, यहाँ पर फैलेसी इसलिए हुई बिकॉज ये जो हमारा मिडिल टर्म है ये मेजर टर्म के साथ रिलेशन ना बनाकर ये रिलेशन बना लेता है माइनर टर्म के साथ। क्योंकि देखो साउंड का कनेक्शन सीधा सीधा किससे होता है, ऑडिबल से। क्या ऑडिबल का कनेक्शन आप एटर्नल के साथ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो इर्रेगुलर हो जाती है, वो इस मेजर टर्म के साथ कनेक्शन बनाता ही नहीं, क्योंकि एटर्नल का ऑडिबल से कुछ लेना देना है नहीं, साउंड का लेना देना है ऑडिबल के साथ। तो यहाँ पर मिडिल टर्म की जो पोजीशन है वो इर्रेगुलर हो जाती है और ये एक अटपटी बात हो जाती है। ठीक है, तो आप इर्रेगुलर मिडिल टर्म जहाँ पर भी लिखा हुआ दिखाई दे जाए, या फिर जो मिडिल टर्म है उसका रिलेशन मेजर टर्म से ना होकर जबकि माइनर टर्म के साथ हो रहा है, जैसे साउंड के साथ हो रहा है, यहाँ पर एटर्नल के साथ नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर आपकी जो फैलेसी है वो है इर्रेगुलर मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की पोजीशन इर्रेगुलर हो जाती है और इसीलिए वो कहलाता है विचारा, सव्य विचारा। तो ये हुई आपकी फर्स्ट। सेकंड पर आते हैं विरुद्ध फैलेसी। विरुद्ध मैंने आपको बताया, विरुद्ध जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ये है हमारा मिडिल टर्म, ये है हमारा मेजर टर्म, और मिडिल टर्म मेजर टर्म एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। जो चीज़ एटर्नल है वो प्रोड्यूस कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टिंग रीजन दिया गया है आपको, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ पर भी मिडिल टर्म मेजर टर्म एक दूसरे के विरोधी होंगे वहाँ पर आपका हो जाएगा विरुद्ध फैलेसी। थर्ड पर आते हैं सत प्रतिपक्ष। इसकी सबसे अच्छी पहचान है, सबसे पहले तो इसकी लाइन आपको याद रखनी है, इनफरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल, ये आपको याद रखना है। इनका जो मीनिंग है ना मैं डिटेल में आपको हेत्वाभाषा की क्लास में समझाऊंगी, इनका भी मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सत प्रतिपक्ष की आप पहचान कैसे करोगे। आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर लिख रहा है साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, एक तो हो गया आपका ये स्टेटमेंट, और एंड से जोड़ने के बाद एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है साउंड इज नॉन एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। तो जहाँ पर भी आपको 2 स्टेटमेंट दिखाई देंगे,
सबसे पहली पहचान तो यही है, दो स्टेटमेंट हैं तो वो होगा सत प्रतिपक्ष, यानी कि जो ये स्टेटमेंट बात कह रहा है ना, ये वाला स्टेटमेंट इसके उल्टा बात कहेगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोधी होते हैं, वो होता है आपका सत प्रतिपक्ष, ठीक है। अब देखो इसमें विरोध किस किस का होता है, इसमें विरोध होता है जो पहला जो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट का जो मेजर टर्म है यानी एटर्नल, और दूसरे स्टेटमेंट का जो मिडिल टर्म है यानी प्रोड्यूस, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मिडिल टर्म किसके साथ, पहले वाले स्टेटमेंट का मेजर टर्म और दूसरे वाले स्टेटमेंट का मिडिल टर्म, ये दोनों आपस में हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में सारे ही ऑप्शन दो स्टेटमेंट के दे दिए जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखना पहले वाले स्टेटमेंट का जो मेजर टर्म है वो और दूसरे वाले स्टेटमेंट का जो मिडिल टर्म है वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो एटर्नल, ये पहले वाले स्टेटमेंट का मेजर टर्म है क्योंकि बिकॉज से पहले है, और देखो जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा यहाँ से स्टार्ट है तो बिकॉज के बाद क्या आ रहा है प्रोड्यूस, बिकॉज के बाद जो होता है वो मिडिल टर्म, और ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा सत प्रतिपक्ष जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। अब हम आते हैं असिद्ध पे। असिद्ध का क्या मतलब होता है, अनप्रूव्ड मिडिल। असिद्ध फैलेसी में जो भी आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा उसमें आपको जो माइनर टर्म है वो ऐसा मिलेगा जिसको आप प्रूव कर ही नहीं सकते। असिद्ध जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है अनप्रूव्ड मिडिल। क्या स्काई लोटस होता है, क्या स्काई लोटस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, नहीं करती है, यानी कि इस चीज़ को आप सिद्ध नहीं कर सकते, जो माइनर टर्म है उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं असिद्ध। अब आता है बधित। बधित का क्या मतलब होता है, नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल यानी कि यहाँ पर आप इन्फ्रेंस जो देते हो, जो आपका इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस किसे कहते हैं, अनुमान को, आपको जो इन्फ्रेंस है अनुमान है वो आप डायरेक्ट जाकर देखते हो प्रत्यक्ष रूप से तो वो आपका गलत सिद्ध हो जाता है। जैसे कि आपने कहा फायर इज कोल्ड, आग ठंडी है, बिकॉज इट इज़ ए सब्सटेंस। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ ए सब्सटेंस। आपने क्या बताया कि फायर ठंडी है बिकॉज इट इज़ ए सब्सटेंस, क्योंकि ये सब्सटेंस है, तो आपने सब्सटेंस बताया फायर को, ठीक है, आपने फायर को कोल्ड बताया क्योंकि ये एक सब्सटेंस है, लेकिन आप जब जाकर देखोगे प्रत्यक्ष रूप से, अगर आपने प्रत्यक्ष रूप से उसको छू कर देख लिया तो आपको पता चलेगा कि वो तो कोल्ड है ही नहीं, बल्कि वो तो आग है, फायर है, और फायर कभी कोल्ड होती ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी त्रुटि है, क्योंकि हेत्वाभाषा को हम क्या कहते हैं, त्रुटि। हेत्वाभाषा यानी कि फैलेसी, इंडियन लॉजिक में फैलेसी को क्या कहा जाता है, हेत्वाभाषा। तो यहाँ पर गलती हो रही है, फायर को कोल्ड बताया जा रहा है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से जब आप देखोगे तो वो सब्सटेंस होगा लेकिन कोल्ड नहीं होगा। तो ये होता है आपका बधिता, यानी कि आपका जो अंदाज़ा है जब आप डायरेक्ट जाकर देखते हो तो वो आपका अंदाज़ा रद्द हो जाता है। ये होती हैं आपकी पांचों फैलेसी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ द स्वरूप सिद्ध फैलेसी। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे स्वरूप सिद्ध फैलेसी। तो जो आपकी फैलेसीज होती हैं उसमें भी टाइप्स होती हैं, जैसे आपने ये 5 टाइप की फैलेसी देखी न्याय फिलॉसफी में, अब इनके सव्य विचारक के भी 3 टाइप्स होते हैं, ऐसे ही सत प्रतिपक्ष के भी, इस तरीके से आपके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्वरूप सिद्ध फैलेसी कौन सी होगी। स्वरूप सिद्ध का मैं आपको पहले बता देती हूँ मतलब। स्वरूप सिद्ध का मतलब है कि ऐसे फैलेसी जिसमें स्वरूप ही चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो स्काई लोटस लिखा हुआ है, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपका असिद्ध, क्योंकि आप स्काई लोटस को प्रूव नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, तो पहला वाला तो हो जाएगा आपका असिद्ध फैलेसी, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा है साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। यहाँ पर प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, यहाँ पर एटर्नल लिख रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये हो गई विरुद्ध फैलेसी। तीसरा एग्जाम्पल है साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। साउंड को इन्होंने क्या बताया, विजिबल, यानी कि साउंड का स्वरूप ही चेंज कर दिया। क्या साउंड विजिबल हो सकती है, क्या आप कभी साउंड को देख सकते हो, यानी इन्होंने क्या किया, जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसको स्वरूप ही चेंज कर दिया, उसको विजिबल बता दिया कि वो दृश्यमान है। तो इन्होंने यहाँ पर गलती की, और जहाँ पर स्वरूप ही चेंज कर दोगे आप, वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वरूप सिद्ध फैलेसी। साउंड कभी भी विजिबल नहीं हो सकते और इन्होंने विजिबल बता दिया, इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एंड फायर इज कोल्ड वाला एग्जाम्पल तो हमने अभी पीछे ही समझा, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। हेयर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेस एडॉप्टेड इन द क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसेस से आपके 8 दिसंबर को क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है क्योटो प्रोटोकॉल में। यहाँ पर आपके ऑप्शंस गिवन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
सेकेंड मीथेन, थर्ड वन इज नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन परफ्लोरोकार्बन और उसके बाद है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें आपको बताना है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होंगी अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्लोरोकार्बन भी होती है, परफ्लोरोकार्बन भी होती है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी होती है, हमारी SF6 भी होती है, सारी ही होती हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। Kyoto Protocol is a plan created by the United Nations for the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आप लोग याद रखना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट ट्राइज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस करने की बात की गई, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की बात की गई, किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में। तो क्लाइमेट चेंज अगर आपको मिले तो आपका आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस की बात आएगी तो भी क्या आंसर होगा? क्योटो प्रोटोकॉल। अब इसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई? 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई, जिनको आपको याद रखना है, पूछा गया है ये क्वेश्चन हाल ही में। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन 6 गैसेस की बात की गई है क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था? 1997 में आया था, अडॉप्ट किया गया था ये 1997 में। लेकिन अगर इससे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि ये फोर्स में कब आया, तो आपका आंसर होगा 2005। इन दोनों ही डेट्स को आप अलग अलग याद रखना। अडॉप्ट किया गया था ये 1997 में एंड फोर्स में आया था 2005 में। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। STM कैन ओनली बी मूव टू LTM थ्रू। STM एंड LTM, ये इसी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगर आपको पता है STM LTM क्या होता है तो आप इसका सही आंसर कर दोगे। STM मतलब होता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है हमारा LTM। अब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे बदलेंगे? सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू बदलेंगे, इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू बदलेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के थ्रू बदलेंगे, या फिर रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी को जो हम बनाए रखते हैं तो हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब होता है जो अप्रॉक्स 30 सेकेंड तक आपकी रहती है। जैसे कि कोई OTP आपके मोबाइल पर आया, उसको आपने देखा, तो वो आपका क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी। बाद में आप भूल जाते हो। तो अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो? आप अभ्यास करते हो, आप रिहर्सल करते हो। सेंसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ रिटेन करना इन्फॉर्मेशन को, ऐसे भी नहीं होगा, बल्कि आपको रिहर्स करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आपको मैं कहती हूँ, जब भी आपको कोई ट्रिक याद करनी है तो 20 to 25 टाइम्स आप उसको बार बार कहिए। फिंगर्स पर काउंट कर लीजिए, 20 to 25 टाइम्स आप अगर कहोगे तो आपको कोई भी चीज़ याद हो जाएगी। तो वो क्या होता है? हमारी रिहर्सल। अगर हम रिहर्स करते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जैसे कि बचपन में हमने कुछ ट्रिक्स याद की थी जब हम पढ़ाई करते थे। जैसे मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है तो मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स याद की थी वो आज तक मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने उसको बार बार दोहराया था, हमने उसको रिहर्स किया था, अभ्यास किया था, तो वो आज तक भी हमारी मेमोरी में है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने के लिए आपको अभ्यास करना होता है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे देखते हैं। ये आपका अब होमवर्क क्वेश्चन है। आपको वाईफाई की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होगी? वायरलेस फोकस होगा, वायरलेस फिडेलिटी होगा, वायर्ड फिडेलिटी होगा, या फिर वायर्ड फोकस होगा। जितने भी लोगों ने यहाँ तक इस क्लास को देखा है, प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोगों ने शुरू से एंड तक पूरी क्लास को देखा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे आप क्या चाहते हो तो वो भी आप लोग मुझे अपना सजेशन दे सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस टॉपिक्स, ये जो हमने टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं, इनके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करने ही हैं हर कीमत पर। देखो SDG MDG मैंने आपको इस क्लास में नहीं कराया, बिकॉज मैं आपको ये बहुत बार समझा चुकी हूँ। मैंने इसकी भी आपको ट्रिक दी थी। स्वयं प्रभा के चैनल नेम से रिलेटेड आपका कल ही 8 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था,
ये आपको याद करना है। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक दी थी, इसकी भी ट्रिक दी थी, ब्लूम टैक्सोनॉमी की भी ट्रिक दी थी, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की भी मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। इसके अलावा आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो आपको दी थी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, शॉर्ट वीडियो आप देख लेना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज दोनों ही आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये भी आपको लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, BHU है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इन सब का आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए और बेसिक आसपास की चीज़ें भी पता होनी चाहिए, बिकॉज एंशियंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो आपका लॉजिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है, जैसे ऑब्वर्जन, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी आपको लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये भी आप ज़रूर कर लेना। इसके अलावा रिसर्च में आपको पता होना चाहिए स्टेप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस के टाइप्स, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के टाइप्स, प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट, लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आज इस क्लास में इनको ऐड ऑन नहीं किया है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको रिवाइज कर लेना है इन सबको ही अपने एग्जाम से पहले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छे से समझ आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे आपने, आपको हेल्प हुई होगी। इस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कंटेंट मिल सके, उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।